तो हम लोग सब कुछ मिला जुला के इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, और आगे भी जब फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग वहां जब यूज होगा तब भी मैं बताऊंगा, अगर हार्ड हार्ड भी होगा तो बेसिक बेसिक जो है वो सीख लिए हैं। उसमें एक एक्सपोनेंशियल का बस बाकी है ना। तो पहले एक्सपोनेंशियल का बता दे रहा हूं एक क्वेश्चन करके, तब हम लोग अब मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो चलो, अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ, आप ई के पावर एक्स को क्या कहते हैं, ई के पावर एक्स बोलते हैं, ई के पावर एक्स बोलते हैं। ये dx को इधर लेके चले जाइए, तो इधर बच जाएगा डी ई के पावर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स और ये dx हो जाएगा। दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन ले लीजिए, लिखते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ऐसे इंटीग्रेशन का साइन ऐसे। तो आपसे इसका वैल्यू पूछा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स dx, है ना। यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स है तो ये क्या है, dx है, एकदम फॉर्मेट में फिट बैठ रहा है, और एक्सपोनेंशियल है, तो इसी का पूछा जाता है, तो याद रखना। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से तो कट जाएगा, इधर हो जाता है ई के पावर एक्स, और इधर क्या बच जाता है आपको, ई के पावर एक्स और dx। हम लोग भी जानते हैं यहाँ लिमिट नहीं है, तो एक कांस्टेंट यहाँ पर हम लोग अपने मन से दे देते हैं, जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो याद रखने वाली चीज है जो आपके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स dx कितना होता है, ई के पावर एक्स प्लस एक सी दे देते हैं, है ना। यही याद, यही फॉर्मूला आपको, एक्सपोनेंशियल में एक ही फॉर्मूला है, ओके। तो ये याद रखना है। कैसे आया अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है आपको, तो ये याद रखना, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे पढ़ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स क्या होगा, ई के पावर एक्स प्लस सी। यहाँ पर लिमिट रहेगा ना, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आती है, कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, ओके। तो इनडेफिनिट के केस में कांस्टेंट आता है, डेफिनिट के केस में यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आता है, ठीक है। इनडेफिनिट और डेफिनिट में ज्यादा अंतर नहीं है। डेफिनिट में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के बाद इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यही करते हैं ना, बस। चलो, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब एक क्वेश्चन कीजिए थोड़ा सा, जैसे एक तो ऐसे ही एससी वर्मा सर में दिया हुआ है, पहले उसी को देख लेते हैं। जैसे ऐसे ई के पावर एक्स dx रहेगा, तो ये तो करना है, ये तो फॉर्मूला ही है, तो याद रखना ई के पावर एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होगा, और यहाँ लिमिट नहीं है तो एक कांस्टेंट दे देंगे, ये तो फॉर्मूला ही है। एक दूसरा क्वेश्चन बनाइए, तो ऐसे दे देगा, आई दे देगा, कहेगा इंटीग्रेशन का साइन, ई के पावर यहाँ माइनस एक्स दे देगा, और यहाँ पर हम लोग को dx दे देगा। या मैं पहले ऐसे लिखता हूँ, एक्स दे रहा और यहाँ पर dx देता हूँ। इसको बनाएंगे, बनाओ तो। अच्छा, पूछ कर ये कैसा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तभी ना यहाँ dx है। अच्छा, बताया हूँ ए बी सी अल्फा बीटा गामा ये सब मैथ में जो होता है वो कांस्टेंट लेते हैं। हाँ, तो ई के पावर यहाँ पर हो सकता है ए के जगह 2 हो, ई के पावर 2x हो सकता है, ई के पावर 3x हो सकता है, ई के पावर 7x हो सकता है, ए यहाँ कांस्टेंट है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फिजिक्स में खूब आता है इसका। ई पे पावर ए इंटू ई पे पावर एक्स प्लस सी। चलो देखो, इसको दो मेथड से बना सकते हैं, कैसे भी बना लो। चलो एक पहले फर्स्ट मेथड से बनाऊं। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो तुम पहले फर्स्ट मेथड, यही सब सीखो, आप मैथ के स्टूडेंट हो, इसके साथ खेलो। जैसे फर्स्ट मेथड है, अच्छा आप ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई के पावर ए, क्या लिख सकते हैं, बोलो ये, या ऐसे कर लो, जैसे चेंज वोंज वाला पढ़ते थे ना, चेंज करने वाला, वो ऐसे पढ़ लो। इसको कुछ मान लो, थीटा उटा कुछ मान लो, इसको थीटा मान लो, बोलो
मतलब थीटा के जगह कितना ए एक्स मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं? ए एक्स मान ले रहा हूं। तो अब क्या कर थे कि ये फंक्शन ऑफ थीटा हो जाएगा कि नहीं, ई के पावर थीटा, तो यहाँ डी थीटा होना चाहिए, डी एक्स को हटा करके। तो आप क्या करते थे सेकंड का, दोनों साइड में यहाँ डिफरेंशिएट करते थे। क्या करते थे, और थीटा एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है और एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं। ओके, तो यहां पर आ गया आपका डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, बोलो, ए नहीं आ गया। तो dx अगर उधर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो डी थीटा बाई कितना हो जाएगा, ए नहीं हो जाएगा। देखो तो dx के जगह इतना वैल्यू पुट कर देंगे, ये फंक्शन ऑफ थीटा है, दो काम हो गया। तीसरा काम करते थे, अगर लिमिट रहता था उसको भी चेंज करते थे कि नहीं, इसमें पुट करके। तो वो तो काम करना नहीं है क्योंकि इंडेफिनिट है। अब चलो, इसीलिए अब क्या लिख देंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर क्या लिखते थे, ई के पावर एक्स के जगह थीटा, तो यहाँ डी थीटा पुट करेंगे। लेकिन dx है, dx को डी थीटा के फॉर्म में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो तो डी थीटा बाई ए पुट करेंगे कि नहीं। ए तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा ना इंटीग्रेशन से, तो 1 बाई ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ई के पावर थीटा डी थीटा, ये तो फॉर्मूला पर बैठ गया कि नहीं, बताओ आप। ये तो ए बाई 1 बाई ये है, और इसको देखो, इसका तो इंटीग्रेशन जानते हैं, ई के पावर थीटा का, ई के पावर थीटा ही होगा, है ना। और एक यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। अब इसी को सजा के लिख लो, 1 बाई ए आई के पावर थीटा के जगह कितना है, एक्स है कि नहीं, आई का कांस्टेंट दे देंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो एक चीज समझ में आ रहा है आपको कि एक चीज पहले यहां सजा के लिख दे रहा हूं, 1 बाई ए ई के पावर एक्स प्लस सी। चलो इसको समझाता हूं, खूब अच्छा से देखो। सी का तो माजरा समझ ही रहे हैं क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ओके, इसका माजरा देखो कि अगर एक्स के साथ कोई कांस्टेंट हो ना तो बाटा में आ जाता है, कहाँ आ जाता है, बटा में आ जाता है यहाँ पर, है ना। आई के पास वही टर्म उतर जाता है। तो अब इतना मत करो, डायरेक्ट ये याद रखो कि ऐसे दिया रहेगा ना, ई के पावर एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा ना वो बटा में कर देना, और इसका टर्म ई के पावर में लिख देना। और यहाँ पर ये इंडेफिनिट का केस है तो यहाँ सी दे देना, ठीक है, यही करना है। तो ये याद रखना, मैं शुरुआत ही में बोला था इसको, आप आगे आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो मैथ के स्टूडेंट थे तो ये सब एकदम टिप्स पे होना चाहिए, रटा जाता है। और ये जब आप 50-25 क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सब वो मैथ का काम है, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा चाहिए, वो उतना जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप सीखिए, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है ना। और डिफरेंशिएशन में क्या होता था, ई के पावर यहाँ पर जो होता था वो मल्टीप्लीकेशन में जाता था, मल्टीप्लीकेशन में जाता था कि नहीं, इंटीग्रेशन में बाटा में आता है। यही सब चीज याद रखो। अब एक अगला क्वेश्चन बनाओ तो आप, अब इसी में मैं दे रहा हूं, इसको बनाओ। आई इंटीग्रेट करना है एक फंक्शन को, अब फंक्शन है ई के पावर एक्स प्लस बी दे रहा हूं, आई यहाँ पर डी एक्स, इसको बनाओ तो। मैं बिहार में आया यहाँ पे पटना में 2018 में, लेकिन मैं देखा कि दिल्ली में जो स्टूडेंट थे ना पुष्कर, 5-6 मंथ में गैदर कर लेते थे, उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग था, जो स्कूलिंग थी ना 10 तक। अब देखो ये सब अगर यहाँ बताऊंगा, फिर मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे काइनेमेटिक्स ही पढ़ा रहा हूँ, तो वही टाइम लग जाएगा। अब मान लेता हूँ आप बैठ करके क्वेश्चन छोड़ करके मैं अब इंटीग्रेशन पढ़ाने लगूंगा, उससे और क्या होगा, आपके अंदर में फ्रस्ट्रेशन आने लगता है
कि सर क्वेश्चन अभी बना रहे थे और फिर मैथ बताने लगी, क्योंकि ये सब उसमें उसका पार्ट है। नहीं जानेंगे फिर लिख दूंगा, फिर आगे वाला चीज थोड़ा थोड़ा तो कम से कम जाने रहिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैं देखा बिहार के जो इनका स्कूलिंग थोड़ा सा वीक है। अब 2-3 मंथ जो इधर टाइम लगता है वो टाइम देना पड़ेगा, आप उधर दें या इधर दें। तो फायदा ये होता है कि शुरुआत ही में वो टाइम दे दीजिए। अब शुरुआत में जब वो टाइम चला जाता है तो आपका अब काम है टीचर का कि जो मान लेते हैं टॉपिक उस पीरियड में कवर नहीं हो सकता है उसको ऑनलाइन या कैसे भी, शुरुआती में दिक्कत होता है। आप जब रोटेशन तक पढ़ लेंगे ना तो ऑटोमेटिक कुछ चैप्टर जो हैं ऑनलाइन भी अगर होता है तो कैसे भी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वही मैं बोला हीट और वेव, ये एक बुक है आपको ऑनलाइन होगा, है ना। सितंबर के बाद पैरेलल ही चलेगा, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी जो भी है। 12 में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 12 में ये सब पढ़ाना नहीं रहता है, इसी सब चीज से। तो ये यहाँ पर ये दिक्कत 1/a+b, हेलो, 1/a+b into e पे पावर a+b+c। चलो देखना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ी आ रही। आप बी को भी कंसीडर कर रहे हैं, e पे पावर ax+b ई के पावर ax+b और उसके बाद +c। ना, चलो चलो देखते हैं, ठीक है ट्राई किए हैं। चलो इसको क्या बोला हूं, इसको थीटा मान लो, क्या मान लो, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो तो, ax+b हो गया। अच्छा यहाँ a और b क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर e के पावर तो थीटा आ जाएगा और यहाँ पर भी डी थीटा होना चाहिए। अब ब्रेन लगाओ, dx के जगह डी थीटा पुट करना है तो ये थीटा x पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों साइड में अब थीटा x पे, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट का तो चक्कर है नहीं, बस वैल्यू पुट कर दो, देखो कितना आसान। तो ई के पावर क्या हो गया थीटा और यहाँ dx के जगह क्या पुट कर देंगे, डी थीटा बाई ए हो गया इज इक्वल टू। अब देखो 1 ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ई के पावर थीटा डी थीटा है, अभी तो पढ़े हैं ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है, यहाँ ई के पावर थीटा है, यहाँ डी थीटा है, तो क्या हो जाएगा ई के पावर थीटा हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर लिमिट नहीं है तो एक कांस्टेंट आ जाएगा 1 ये ई के पावर थीटा के जगह क्या है ax+b है, प्लस यहाँ पर सी आ गया। इतना ही आ रहा था, ये टर्म छूट रहा था शायद। चलो ना 1/a+। चलो तब तो ठीक है। तो एक चीज और आइडिया आया यहाँ से पूछकर कि यहाँ पर जो टर्म आ रहा है देख रहे हो ax+b है, मतलब पिछले बार जो बनाए थे वही टर्म है। यहाँ पर जो है वो x के साथ जो कांस्टेंट है वो आ रहा है, यहाँ पर अगर कांस्टेंट है उसको यहाँ पर उतार नहीं रहे, ठीक है। एक चीज आइडिया आ रहा है, मतलब यहाँ x के साथ कोई कांस्टेंट है वो बटा में आ रहा है, अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट है वो तो ये तो गायब हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, अब ब्रेन लगाओ कैसे गायब हो रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो बटा में तो 1 यही आ रहा है ना, x के साथ जो अटैच है कांस्टेंट। b वाला टर्म गायब हो जा रहा है, b वाला टर्म बस यहाँ रहेगा, है ना। तो ये सब इंटेलिजेंट चीज है, ये याद रखो। तो डायरेक्ट याद रखना ई के पावर x+b यहाँ पर है, x के साथ जो कांस्टेंट है वो बटा में आएगा और ऊपर वाला टर्म ई के पावर में वैसे ही रहेगा और यहाँ पर लिमिट नहीं है तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है, अब इतना ताम झाम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोई ये दे तुरंत देखना x के यहाँ पर a है तो 1 ये ई के पावर ax+b। अब खुद पढ़ेंगे वहां पे, जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो एक लाइन में पढ़ेंगे, इसकी जरूरत क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं अब के लिए नया है तो ऐसे बता रहा, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन और बनाओ। अब i इज इक्वल टू ई के पावर, मान लेते हैं ऐसे लिख दिया 1 ई के पावर x
यहाँ पर dx, इसको बनाओ तो फंक्शन ऑफ एक्स है तो dx है, एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट आएगा आफ्टर इंटीग्रेशन। बनाओ, कैसे बनाएंगे इसको, ब्रेन लगाओ। ई पे पावर माइनस आज चलो देखते हैं, ठीक ठीक लग ट्राई किए हैं, चलो देखते हैं। ये देखो, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू, इसको e के पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, dx है, ठीक बात है। लेकिन अब देखो, अभी जो आप पढ़ाया हूं वही चीज सुनो, यहाँ पर माइनस है, आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो माइनस है सर, यहाँ पर -1 होगा, छुपा होगा, और तब ना इंटू में यहाँ पर x होगा, और तब ना यहाँ dx होगा। अभी तो पढ़ाया हूं कि यहाँ पर कांस्टेंट जो होगा वो बटा में आ जाता है कि नहीं। हाँ, मतलब 1 बटा -1 यहाँ आ जाएगा, आई के पावर ये जो टर्म है ना, सारा टर्म यहाँ आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसको सजा के अगर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो यहाँ पर रहेगा ई के पावर -6 प्लस सी हो जाएगा। देखो जब आप मैथ पढ़ोगे ना तो डायरेक्ट एक लाइन में ये सब बनेगा, लेकिन अब मैं प्रोसीजर से बना दे रहा हूं, उसकी तो जरूरत नहीं है ना, बोलो पुष्कर। क्योंकि मान भी सकते, ऐसे बनाना, आप घर पे के लिए बता दे रहा हूं, इसको थीटा मान लेना, -x को ही थीटा मान लेना, है ना। हाँ, तो जब थीटा मान लोगे तो ई के पावर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी थीटा के फॉर्म में लिखना, एक घर पकड़ना कि इतना आंसर आ रहा है कि नहीं, आप देखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बना लो, जैसे इसको बनाओ तो ये हार्ड हो गया, इसको हटा दे रहा हूं, रुक जाओ। ax है, -ax है, अच्छा पुष्कर इसको देखो, ठीक है ट्राई किए हो, ठीक 1y माइनस ए इंटू ई पे पावर -ax प्लस सी। हाँ ठीक लग रहा है, चलो देखते हैं। इसको हम लोग थीटा, अब ऐसे भी कर सकते हो, चलो इसको थीटा मान लो, क्या मान लो, तो थीटा के जगह कितना है, -ax मान लो, तो चलो तो ई के पावर तो थीटा हो जाएगा, ठीक बात है। यहाँ पर डी थीटा पुट करना है, चलो ये थीटा एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी थीटा बाई डी एक्स, तो करेंगे तो यहाँ से -a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a dx नहीं हो जाएगा, तो dx के जगह कितना हो जाएगा बोलो तो, dx के जगह हो जाएगा -d थीटा बाई a नहीं हो जाएगा, देखो तो। यस अच्छा, अब यहाँ तो लिमिट का झंझट है ही नहीं, तो i इज इक्वल टू अब लिख देंगे हम लोग e के पावर थीटा, और यहाँ पर dx के जगह d थीटा के फॉर्म में पुट करेंगे, तो देखो तो dx के जगह इतना पुट करेंगे -d थीटा बाई ए, तो बाहर में कौन सा टर्म हो जाएगा, -1 बाई ए बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर थीटा डी थीटा,
ये तो फॉर्मूला पर बैठ गया, -1 ये ई के पावर थीटा का ई के पावर थीटा होता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो -1 ये ई के पावर थीटा के जगह कितना माने हैं, देखो तो -x प्लस c। इससे यही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, -a है ना, वो बटा में चला आता है। आई के पावर जो है वो टर्म यहाँ लिख देंगे, आई का कांस्टेंट दे देंगे, बस यही ध्यान देना है। ठीक है, एक बार दो बार देखोगे ना तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन और मैं बना लूं, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x प्लस ई के पावर -d, इसको बनाओ तुम। वन बाई वन ई पे पावर x प्लस 1 माइनस 1 ई पे पावर -c। चलो तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या बोले थे पुष्कर अभी, इसका आंसर 1 प्लस c। चलो देखते हैं, अब देखना कहाँ पे। अच्छा, इसको हम लोग इस पे ऑपरेट करा सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ई के पावर x dx नहीं हो जाएगा, प्लस है प्लस दे देंगे, फिर इसको इस पे करेंगे तो ई के पावर -x dx नहीं हो जाएगा, बोलो तो। और ये एक ऑपरेटर होता है, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग होता है, वैसे ही इसको इस पे ऑपरेट कर देंगे, ई के पावर x dx हो जाएगा, प्लस है प्लस दे देंगे, फिर इसको इस पे ऑपरेट करा देंगे, है ना। चलो, और इसका अब इंटीग्रेशन करना है, तो ई के पावर x का तो बहुत आसान है, ई के पावर x हो जाता है। यहाँ पर कांस्टेंट देने की जरूरत नहीं है, एक ही बार सलामी ले लीजिएगा। तो ई के पावर x पहले पुट कर दीजिए, प्लस दे दीजिए, है ना। ई के पावर -x का क्या होता है, अब याद भी कर लो, यहाँ पर -1 है ना, -1 है ना, तो क्या होगा, 1/-1 आएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -1 नहीं लिख सकते हैं, आई के पावर क्या हो जाएगा, -x, है ना। और यहाँ पर दोनों के बदला में एक कांस्टेंट दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो तो ई के पावर x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई के पावर -x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, बस यही ध्यान देना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर ये तो बटा में आएगा, बटे में लिखा हूं, कोई कहे आपसे 1/-1, इसको कैसे लिखेंगे आप, -1 नहीं लिखेंगे, वही यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, ठीक है पुष्कर, और ये वाला टर्म तो एज इट इज उतर ही जाता है यहाँ पर, है ना, और एक कांस्टेंट दोनों के बदला में यहाँ दे ही दिया। तो इतना भी याद रखोगे तो फिजिक्स में दिक्कत आपको नहीं होगी, और वहां पर तो धीरे धीरे आपका ब्रेन भी डेवलप हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैं ज्यादा टर्म इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग अभी सीख रहे हैं कि फंक्शन दिया रहेगा तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिगो हो गया, एलजेब्रिक हो गया, और यही इंटीग्रेशन का 3-4 जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड आप कुछ फॉर्मेट याद रखें, जो फॉर्मेट बताया हूं वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ x होगा तो dx होगा, फंक्शन ऑफ z होगा तो dz होगा, फंक्शन ऑफ थीटा होगा तो d थीटा होगा, ये फॉर्मेट ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चल अब हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। अब आपका मोटा मोटी जो टर्म है, एक मैक्सिमा मिनिमा है और उसके बाद वेक्टर, वहीं से तो मेन चीज स्टार्ट होता है, ये सभी मेन है, आपको छोटे छोटे पॉइंट थे।
अब मैक्सिमा मिनिमा, जब आप कैलकुलस में जाएंगे तो डिफरेंशिएशन के बाद आपको मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? मैक्सिमा और मिनिमा 12th में आपको कैलकुलस में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर बता दूंगा जो फिजिक्स में जितना यूज है ये याद रखना। तो मैक्सिमा और मिनिमा, तो कोई हम लोग का फंक्शन दिया रहता है। क्या दिया रहता है? कोई फंक्शन दिया रहता है। आप बोलेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और x के किस वैल्यू के लिए होगा, इस y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा और x के किस वैल्यू के लिए होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, खूब अच्छा से देखना। जैसे मान लेते हैं आप फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर 2/3 x³ दे दिया है। क्या दे दिया है? x³ दे दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि चाहे ऐसे दे देगा आपको कोई एक फंक्शन बढ़िया सा, जैसे x² + 2x + 1 इस टाइप से दे देगा, है ना। तो पूछेगा आपको कि ये f(x) क्या है, इसको y मान सकते हैं, है ना। y क्या है? फंक्शन ऑफ x है और y का वैल्यू कह सकते हैं इतना है, x² + 2x + 1। तो कहा जाएगा y का मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो सिंपल सी बात है, x का वैल्यू पुट करेंगे तब y का वैल्यू आता है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो बताना पड़ेगा आपको, और x के किस वैल्यू पर y का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अब वैल्यू पुट करके इसमें देखेंगे और जिस x के लिए y का मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है, कोई इंटरवल भी आपको दिया रहेगा कि x का वैल्यू 1 से 10 के बीच में चेक करना है, ये सभी दिया रहता है। अभी मोटा मोटी टर्म देखें कि कहेगा कि y का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। मैक्सिमम वैल्यू बताना है, x के किस वैल्यू के लिए y का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ये भी पूछा जाता है। फिर पूछा जाएगा कि x के किस वैल्यू के लिए y का मिनिमम वैल्यू आएगा। क्या आएगा? मिनिमम वैल्यू आएगा। तो चलो थोड़ा सा मैं बताता हूं इसके बारे में, इसको मिटा दूं। तो यही मैक्सिमा और मिनिमा पूछा जाता है कि मैक्सिमम और मिनिमम, जैसे मान लेते हैं कोई आदमी जैसे सरकारी जॉब नहीं करता है, इस टाइप से जॉब करता है, किसी दिन उसका जो हाईएस्ट बोला जाएगा, 30 दिन का आंकड़ा लिया जाए तो बोला जाएगा कि 30 दिन का आंकड़ा अगर लिया जाए तो मैक्सिमम एक दिन उनका इनकम आया है, मान लेते हैं 10,000 रुपया। तो बोला जाएगा इनका जो इनकम है एक दिन, जिस दिन मैक्सिमम कमाए हैं वो 10,000 कमाए, है ना। अब मिनिमम मान लेते हैं 500 रुपया, मिनिमम जिस दिन नहीं कमाए हैं मिनिमम वो 500 रुपया। तो बोला जाएगा मान लेते हैं आज से 15वें दिन वो 10,000 रुपया कमाए, तो बोला जाएगा कि जो 15 दिन, आज से 15वां दिन जो पड़ेगा उस दिन मैं 10,000 रुपया कमाया था। मतलब इस एक मंथ में सबसे हाईएस्ट पैसा मैं कमाया था एक दिन में। और 19 तारीख को मैं सबसे 500 रुपया कमाया था। मतलब तारीख भी बताना पड़ रहा है कि 19 तारीख को हमने सबसे मिनिमम पैसा कमाया, है ना, 500 रुपया कमाया, है ना। और जो 15 तारीख को मैं सबसे मैक्सिमम कमाया था। अब बीच में 500 के ऊपर जाएगा, मान लेते हैं 1 तारीख को 700 रुपया कमाए, 2 तारीख को 9,000 रुपया कमाए, 3 तारीख को 4,000 रुपया कमाए, लेकिन 500 से कम नहीं कमाएंगे और 10,000 से ज्यादा नहीं कमाएंगे। तो इससे पता चल रहा है कि एक मंथ का उनका खाका लिया गया, तो दो ही दिन ऐसा हो रहा है कि एक दिन मैक्सिमम सबसे कमाए हैं, 30 दिन का खाका लिया जा रहा है, तो एक दिन मिनिमम कमाए हैं 500 रुपया, एक दिन मैक्सिमम कमाए हैं। कमाए डेली हैं लेकिन 500 से ऊपर कमाए हैं और 10,000 से नीचे कमाए हैं। अब समझ में आ रहा है? यही चीज, मतलब अगर उनका खाका लिया जाए, मतलब डेज लिख दिया जाए एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्या उनका सैलरी लिख दिया, इनकम लिख दिया जाए, तो कहा जाएगा जो 15 तारीख को ये सबसे ज्यादा पैसा कमाए हैं 10,000 रुपया। कमाए अदर दिन भी है, 13 तारीख को भी, 14 तारीख को भी, लेकिन वो वेरिएबल है, 3,000, कभी 2,500, कभी 4,000, है ना। लेकिन 19 तारीख बोल रहा था, 19 तारीख को कि 17 तारीख को 500 रुपया। मतलब पूरे अगर 30 दिन का अगर डेटा उनको खींचा जाए, एक्स एक्सिस पर डेज लिखा जाए, वाई एक्सिस पर उनका इनकम लिखा जाए, है ना, तो 500 से ज्यादा ही कमाए हैं और 10,000 से कम कमाए हैं अगर डे का कहा जाए तो। लेकिन जो
लेकिन 500 से ऊपर कमाए हैं, एक दिन 500 कमाए हैं, तो सबसे मिनिमम हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो आप डेट भी बता रहे हैं, इस डेट को सबसे मिनिमम मैं कमाया हूं, इस डेट को मैक्सिमम कमाया हूं। तो यही मैं बोल रहा था, किस एक्स के लिए वाई का मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब किस दिन उनका इनकम मिनिमम है और किस दिन उनका इनकम मैक्सिमम है। अदर दिन भी इनकम है लेकिन उनके बीच में लाई कर रहा है। तो हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की चर्चा करेंगे। ये समझ में आ रहा है? तो चलो अब सब लोग बताते हैं तो मैं भी उसी टाइप से बता दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं, क्योंकि आप मैथ का भाषा थोड़ा सा देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। एक इस टाइप से ग्राफ है, पहले सिंपल ही लिखूंगा, आप तो धीरे धीरे आप मैथ के स्टूडेंट हैं। जैसे ऐसे ऐसे, तो चलो ये देखो, ये वाई एक्सिस है, ओके। तो ये देखो इस पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है, तो वाई ये फंक्शन ऑफ एक्स है और यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हुआ है। तो आप बताना इस पे एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, तो मान लेते हैं इस दिन ये एक्स इज इक्वल टू x1 मैं बोल दे रहा हूं। उस दिन एक्स के इस वैल्यू के लिए, x1 वैल्यू के लिए वाई का क्या आ रहा है, देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक चल रहे हैं। अगर ग्राफ की बात की जाए तो आप देखो कि इस एक्स पर, एक्स के इस वैल्यू के लिए वाई का क्या आ रहा है, वाई मैक्स आ रहा है कि नहीं, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। इस एक्स पे वाई का क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। और सबसे मिनिमम क्या कहां पर आ रहा है, यहां पर ना, मतलब x इज इक्वल टू x2 बोल दे रहा हूं, मैथ के भाषा में भी बोल रहा हूं। मान लेती हैं ये x1 का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू 5 है, मतलब x के, ये 2 बोला हूं, x का जब 2 वैल्यू है उस समय y का मैक्सिमम वैल्यू है। कहने का मतलब ये है, ओके। x का वैल्यू मान लेते हैं ये 5 है, क्योंकि इधर बढ़ेगा ना x का, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, तो x का वैल्यू जब 5 हो रहा है उस समय उस पे y का क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू हो रहा है। तो यही हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। तो आप कहेंगे कि सर डिफरेंशिएशन क्यों बताए थे, देखना कितना इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस मैं इसको बताऊंगा भी कि मैक्सिमा जहां होता है, जहां मिनिमा होता है, वहां पर dy बाई dx की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है, मतलब स्लोप की वैल्यू 0 होती है। और टेंजेंट भी पढ़ाया हूं, कोई ये कर्व है, ये क्या है आपका, इसको कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। तो 2 पॉइंट ऐसा है, ये P पॉइंट ये Q पॉइंट है ना, 2 पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पर अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचा जाए, क्या खींचा जाए, टेंजेंट यही बताया हूं कि कोई कर्व दिया रहेगा ना, इस पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे स्पर्श करता हुआ खींच दीजिए, स्ट्रेट लाइन, इसी को टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अभी रफ आइडिया कुछ लो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट। और बताओ ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है, बना रहा है कि नहीं। अगर ऐसा तिरछा रहता तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना देता, तो टेन मान लेते हैं 30 डिग्री बनाता तो कुछ वैल्यू आ जाता। यहाँ पर ऐसे है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री ना, तो टेन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। और टेन ए थीटा को तो हम लोग स्लोप बोलते हैं, और स्लोप को हम लोग dy बाई dx लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मतलब जहां पर मिनिमम वैल्यू y का मिल रहा है जिस एक्स पर, वहां पर dy बाई dx की वैल्यू 0 होती है। अब चलो मैक्सिमम का देखते हैं। यहाँ पर भी जब टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट बोला जाता है कि इस पॉइंट को स्पर्श करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। तो इस पॉइंट को स्पर्श करता हुआ स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल में है कि नहीं, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। इसी को स्लोप बोलते हैं, और स्लोप को ही हम लोग dy बाई dx बोलते हैं, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, dy बाई dx बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्लोप ही को dy बाई dx लिखते हैं, मतलब 0 से है 0 हो जाएगा। कहने का मतलब जहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिलता है और जहां पर मिनिमम वैल्यू मिलता है, वहां पर dy बाई dx की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डिफरेंशिएशन आपका। अभी मैं डिटेल वहां पर पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा टर्म रखो। मतलब जहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा,
यहां से लेकर के यहां तक की अगर बात चलेगी तो दो ही जगह, मतलब x इज इक्वल टू x1 और x इज इक्वल टू x2, ये दो ही पॉइंट ऐसे हैं, एक पर मैक्सिमम वैल्यू y का आ रहा है, एक पर मिनिमम वैल्यू आ रहा है ना, बाकी पर भी आ रहा है, लेकिन वहां पर देखो ये यहां से लेकर सब पॉइंट है, कर्व का ये सब पॉइंट है यहां से, लेकिन सारे पॉइंट की चर्चा करें, इस पॉइंट पर देखो मिनिमम से ऊपर मिल रहा है कि नहीं, जो सैलरी की बात कर रहा था, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, उसके बाद घट रहा है कि नहीं, यहाँ पर मिनिमम आ रहा है, उसके बाद फिर ऊपर जा रहा है, मतलब दो ही पॉइंट है, एक पॉइंट पर मिनिमम और एक पॉइंट पर y का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है ना। तो जहां पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आता है, जैसे इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचे, टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, वो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन क्या, इस जो पॉइंट को स्पर्श करते हुए जो स्ट्रेट लाइन होगा इसको टेंजेंट बोलते हैं, तो इसके साथ ये 0 डिग्री एंगल बनाता है, और tan 0 डिग्री क्या होगा आपको, 0, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, और स्लोप को ही हम लोग dy/dx बोलते हैं। अभी इतना समझो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ये एक्स रखे हैं वेरिएबल और ये y है, तो dy/dx, आप कहते थे कि सर इस पे अगर हम लोग मान लेते हैं t रखते तो dy/dt लिख देते हैं यहाँ पर, अभी हम लोग dy/dx लिखेंगे, तो कहने का मतलब कि जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलता है दोनों पे, मैक्सिमम पर भी dy/dx की वैल्यू 0 आ रही है, और मैक्सिमम पर भी और मिनिमम पर भी, है ना। तो ये थोड़ा रफ आइडिया है कि मैक्सिमम मिनिमा का जो फर्स्ट कंडीशन होता है, कि यहां पर लिख भी दे रहा हूं मेन पॉइंट, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए, दोनों का कंडीशन है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और मिनिमा क्या होगा, dy/dx, है ना, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, dy/dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। ये तो अभी रफ आइडिया थोड़ा सा लो, अब मैं बताता हूं आपको। तो ये चीजें हैं, dy/dx का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, कहां पर, जहां पर y का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है और जहां पर y का मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, और किसी x पे मिल रहा होगा तो x इज इक्वल टू x1 पर y का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, और x इज इक्वल टू x2 पर y का मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, और दोनों पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचा जाए तो जानते हैं इस, ये जो एक्स एक्सिस पर जो भी एक्स एक्सिस पर एक्स लिखे हैं इसके पैरेलल में आ जाता है, देखो ये स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो 0 डिग्री आपको स्लोप पढ़ाया हूं, स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, देखो अगर यहाँ पढ़ाता है ऐसे खींचते तो कुछ एंगल बना लेता है, तो स्लोप की कुछ वैल्यू आ जाती है, लेकिन इसके पैरेलल में है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री 0, इसी को स्लोप बोलते हैं, और स्लोप ही को मोटा मोटी समझो कि dy/dx बोलते हैं इस केस में, क्योंकि इस पे y है और इस पे x है, अगर इस पे t रहता तो dy/dt लिखता, ओके। हाँ ये चीज, तो जहां पर मैक्सिमम और जहां पर मिनिमम वाला पॉइंट है वहां पर dy/dx का वैल्यू क्या है, 0 है। ये थोड़ा रफ आइडिया थोड़ा अभी, ठीक है। अब बात आया एक टेंजेंट का कंसेप्ट, टेंजेंट कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट जानते हैं, उसके साथ एक इंटरसेप्ट जुड़ा रहता है, उसकी चर्चा यहाँ होगी नहीं, और एक स्लोप जुड़ा रहता है, तो कहेंगे सर टेंजेंट कैसे खींचेंगे, तो कोई कर्व दिया रहेगा, ये कर्व है आपको, तो किसी भी कोई कहेगा कि इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचिए, तो इस पॉइंट को स्पर्श करता हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, क्या खींच दीजिए, तो हमको भी पता है यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ रहा है y का, टेंजेंट जो भी खींचे, स्ट्रेट लाइन जो भी खींचेंगे स्पर्श करता हुआ इसको टेंजेंट बोलेंगे एट पॉइंट Q, और ये जो स्ट्रेट लाइन होगा एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा तो थीटा का वैल्यू 0, tan 0 डिग्री 0, इसी को स्लोप बोलते हैं, और स्लोप को dy/dx लिखते हैं, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। यहाँ पर भी वही कहानी है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम इन दोनों प्लेस पे dy/dx का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ठीक है पुष्कर, ये थोड़ा रफ आइडिया लो, सब याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो, तो लेकिन मैथ में वहां पर बहुत सारा थ्योरम पढ़ेंगे कैलकुलस में, है ना, तो वहां तो और डिटेल में, हम लोग को थोड़ा रफ आइडिया चाहिए।
तो ये रहा मैक्सिमम मिनिमा का, हो रहा है 44, ठीक है 45 हो रहा है, तो फिर क्लास है तो यहाँ तक रहने देते हैं। कल डिटेल इसके बारे में, क्योंकि अब क्वेश्चन उठाऊंगा तो 8 से ऊपर हो जाएगा, इसमें समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है। कल में तो इंटीग्रेशन लगभग बनाना, कुछ क्वेश्चन बुक भी होगा। आप तो मैथ के स्टूडेंट है तो कैलकुलस तो मैं बोलूंगा ना, खरीद लीजिए कैलकुलस का बुक, छोटा सा जो भी डिफरेंशियल और इंटीग्रल, कैलकुलस एक भी पोर्शन में भी आ जाता है ना। लेकिन कितने लोग स्टूडेंट लोग इंटीग्रेशन का अलग खरीदते हैं, डिफरेंशिएशन का अलग, उसमें हर एक फॉर्म दिया हुआ है। अभी से थोड़ा थोड़ा बनाओ, ठीक है, क्योंकि वो 12 में पढ़ोगे, अभी जरूरत भी है। और थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है तो अपने से भी बनाओ, मैथ तो बनाने का चीज है ना। तो कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कम से कम कैलकुलस पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा, ठीक है।